तो जैसे कि राजमणि कोल जो है वो बीजेपी से दूसरी बार विधायक है और सपा के पास कोई स्पष्ट लीडरशिप है नहीं। ऐसे में अगर राजबली जैसल को ऑफर करती है सपा कुरान से चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, इस बारे में नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। वैसे तो गर्मी का महीना चल रहा है और प्रयागराज और आसपास के जो जिले हैं उनका जो तापमान है वो 45 डिग्री से ज्यादा है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो प्रदेश का माहौल है वो भी काफी गर्म है। ऐसे में एसी में रहने वाले लोग भी काफी हद तक परेशान हैं। खैर, अभी हम बातचीत करते हैं कुराव विधानसभा से विधायक रह चुके राजबली जैसल जी से, जिनसे हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, जैसे कि कुराव की समस्याएं। आपको बताने की कुराव विधानसभा में जो वहाँ के लोग, उनके बीच राजबली जैसल जी का काफी नाम है। वहाँ के लोग राजबली जैसल जी को काफी पसंद करते हैं और इनके बारे में उदाहरण देके चीजें बताते हैं कि इन्होंने ये काम किए, ऐसे काम किए, बहुत सारी चीजें। तो चलिए ज्यादा देर ना कराते हुए आपको राजबली जैसल जी से मिलवाते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा कि पिछले 10 सालों में जो विकास की गति है कुराव में, वो आप कहाँ देखते हैं, जैसा कि आपने छोड़ा था? अब हम क्या पूरे विधानसभा में चाहे लोग जा करके देख ले, चाहे लोगों से बात करके देख ले, मैंने जहाँ छोड़ा हूँ वहीं पे है जी। यहाँ तक कि जो हमने छोड़ा है उन सड़कों को आज तक मरम्मत नहीं हो पा रही। चाहे जिस गांव को देख लीजिए, आज सड़क पूरी तरह से उखड़ी पड़ी हुई है। तो विकास तो हो ही नहीं रहा है। विकास तो कहना एक बेवकूफी साबित होगा कि वहाँ कोई विकास हो रहा है। हम नहीं, पूरी जनता जानती और जनता चिल्ला कर कहता रहेगी कोई विकास नहीं हो रहा। सर, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत फर्क है, तो क्या ये फर्क जो है वो कुराव की राजनीति पे भी देखने को मिल रहा है, इसका असर जो है? अब पहले की राजनीति, अब राजनीति में तो पूरे प्रदेश लेवल पे ये कह लीजिए या राष्ट्र लेवल पे अंतर तो हर जगह है। अब वही अंतर तो कुराव में भी दिखाई पड़ेगा, दूसरी चीज तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे न लोग रहे हैं न राजनीति रही है। राजनीति का जो एक वजह होता है, राजनीति आदमी क्यों करता था, राजनीति का सिद्धांत क्या, सब चीज तो हट चुका है। अब तो सिर्फ यह है कि एक दलगत राजनीति लोग फामे फोड़े हैं कि हाँ हम इस पार्टी से विधायक हो जाए, हम इस पार्टी से विधायक। हम लोग भी थे, बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, क्योंकि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर हमारे यहाँ आता था तो निश्चित तौर पे पूरी कोशिश किया जाता है कि उसका काम हो, क्योंकि दम तो राजनीति करने का है ही है। लेकिन जब हम वहाँ उस क्षेत्र पे चुन लिए गए तो नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी ही बनेगी ना कि उस क्षेत्र की जनता को जब कोई मुसीबत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई दिक्कत आएगी, तो समाधान तो हमें करना पड़ेगा, चाहे जिस दल का हो। लेकिन वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मेरा मानना है। सर, जैसा कि कुराव जो है वो कोल बाहुल्य इलाका है और जो कुराव की मांग है या फिर कोल समाज की जो मांग है वो अनुसूचित जनजाति में उनको जो है दर्जा मिले, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम भी इसमें तत्पर थे, प्रयास किए थे, क्योंकि हमारी भी मंशा थी कि आदिवासी समाज को अगर अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया जाए, उनको दर्जा मिल जाए तो इनका भी कुछ थोड़ा विकास हो जाए। लेकिन वो इसलिए नहीं हो पा रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस है या जो एक एरिया होता है इनका, जिसको कहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल एरिया होता है, तो ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है मिला जुला है। होता क्या है, वहाँ जैसे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, वहाँ क्या है कि जो आदिवासी समाज जहाँ के लोग हैं तो सिर्फ आदिवासी समाज दिखाई पड़ेंगे। यहाँ एक कारण हो जाता है, कहीं ब्राह्मणों के बीच बसे हैं तो कहीं कुर्मी के बीच बसे हैं तो कहीं ठाकुरों की बस्ती के अगल बगल है, इसलिए वो उस पैमाने पर नहीं आ पाता। यही जगह एक गड़बड़ हो जाता है। लेकिन लोग मानते हैं कि इसको लिया नहीं जा रहा है, लेकिन असली जो कारण हमें जानकारी हुई थी, यही वजह है कि अनुसूचित जनजाति की दर्जा में अगर ये अलग होते, हर बस्तियों से अलग बसे होते तो निश्चित तौर पे हो जाता। जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारा प्रयास भी था और आगे चलकर के भी प्रयास होगा। हो सकता है नियमों में कुछ शिथिलता आए या कुछ स्थिति बने, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया जा सके। मेरा खुद का प्रयास रहेगा।
विधायक जी, आप बसपा से नेता रहे हैं और अभी आप भाजपा में हैं। 2027 के लिए आप प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में मायावती की जो राजनीति है या बसपा की राजनीति को कह लीजिए, आप कहाँ देखते हैं? अब बसपा की राजनीति को कहाँ देखते हैं, क्योंकि बसपा की राजनीति हम शुरुआत से किए थे और हम 3 बार विधायक थे, तो तीनों बार बहुजन समाज पार्टी से ही थे। और हमारा प्रयास था कि चूंकि एक सैद्धांतिक राजनीति था कि हम उसी दल में बने रहे, लेकिन हमने 2027 और 2017 भी चुनाव लड़ा और 2022 भी चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव लड़ा। दोनों के चुनाव में हमें वोटों में डिफरेंस नहीं आया। वही वोट जो हमें 17 में मिला था वही लगभग 22 में मिला, 1500 वोट अधिक मिला होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो उसका वजह है कि चूंकि हमारे यहाँ एक स्थिति ये पैदा कर देते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे साथ सारे समाज के लोग और सारे दल के लोग आ जाते हैं। तो जो हम चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता छोड़ करके हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी या हर जगह से लोग आकर के हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अंतिम दौर तक जुड़े रहते हैं। ये कह लीजिए जिस दिन वोट पड़ना होता है उसके एक दिन तक वो हमारे साथ रहते हैं और पूरे क्षेत्र में माहौल लगता है कि 60% हम अकेले हैं, बाकी 40 सब है। लेकिन बसपा की जो राजनीति है, जिस टाइम बसपा की राजनीति अब है ना कि बसपा की राजनीति में अब किसी भी समाज का वोट नहीं रह गया, वोट परसेंटेज नहीं थे। हमारे यहाँ कह लीजिए हम फुल बाहुल्य है, फिर भी हम चुनाव वहां से 3 बार जीते। ऐसा तो नहीं कि हम चुनाव नहीं जीते। उसका वजह है कि हमें हर समाज का सपोर्ट मिलता था, हर समाज का वोट मिलता था। वो चाहे बिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे सामान्य आप ब्राह्मण ले लीजिए, ठाकुर ले लीजिए। और ठाकुर समाज तो फिर हमारे साथ 80% था और ब्राह्मण समाज भी 2007 में अच्छे पैमाने पे थे, लेकिन 2012 में उतना नहीं थे। तो कहने को मतलब कि हर समाज का वोट हमारे पास है जो कि हमें वोट देते हैं। उसका वजह अब हम अपने से बताए तो अच्छी बात नहीं होगा, लेकिन उसका वजह यही है कि हमने लोगों का जो क्षेत्र का विकास किया या जो लोगों का मान सम्मान किया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छुआ। क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है कि लोगों का मान सम्मान सुरक्षित। इस तरह कोई प्रयास नहीं कर रही है कि पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के साथ आए, या जो बेस वोट जिसको कहते हैं दलित समाज का वोट है। लेकिन दलित समाज का वोट बेस सिर्फ एक बिरादरी का नहीं कहा जा सकता कि शुरू काल में चमार बिरादरी के लोग वोट देते तो उसको बेस वोट कहा जा सकता है। इनके साथ तमाम उपजातियां जुड़ी है जो साथ में थे, चाहे वो ठेकार हो, चाहे पासी हो, चाहे खटीक हो, सारे समाज के लोग। लेकिन आज इसलिए हो गई है कि हर समाज के लोग हट गए हैं। अति पिछड़े वर्ग में भी चाहे कुशवाहा हो, चाहे पटेल हो, चाहे पाल हो, सारे लोग अब अलग हो गए हैं, चूंकि उनके कोई नेता नहीं है। तो चूंकि आदरणीय बहन जी नेता हैं, मानते हैं, आदरणीय सम्मानित नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। लाइन ऑर्डर का काम उनके समय में सबसे अच्छा रहा है, उसमें कोई कमी। सिर्फ यह है कि जैसे हम जिसको निकाल दिए वो तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी पूर्ति करने के लिए तो समाज का वोट चाहिए ना, तो समाज के लोग नेता बनाना चाहिए। ये नहीं कर पा रहे बंदी, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी आज पीछे है। सर, मैं आपसे एक सवाल ऐसे पूछना चाहूंगी, अगर इंटरव्यू के बाद मुझे ये लगेगा कि मैंने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। अब मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे ये पूछना सही है। ऐसी क्या बात है? तो जैसे कि राजमणि कोल जो है वो बीजेपी से दूसरी बार विधायक है और सपा के पास कोई स्पष्ट लीडरशिप है नहीं। ऐसे में अगर राजबली जैसल को ऑफर करती है सपा कुरान से चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, इस बारे में तो बहरहाल अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, मतलब आप जा सकते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, परिस्थितियां ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, या राजबड़ी कोल का टिकट कटेगा तो हमें मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और हम तो सुनिश्चित मान के चलते हैं, क्योंकि उनका पिछली बार भी चुनाव में टिकट कटा था। जी। और इस बार भी टिकट कटेगा। इस बार भी दबाव बनाया जा रहा है। अब दबाव तो इसलिए बनाया जा रहा है ना कि जब कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता ही नहीं संतुष्ट है, तो पूरे समाज को और पूरे क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करना तो उनके बस की बात नहीं है ना। तो इसलिए अभी उसका टिकट कट सकता है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, अगर आपका टिकट कट जाएगा तो वास्तविक रूप से देखिए जो उभर करके तमाम नाम आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के अंदर लीडरशिप का गुण हो या लीडरशिप है इनके अंदर, कुछ नहीं है। सब ऐसे नाम आ रहे हैं। वहाँ कोई नेता, देखिए न तो नेता
आज की तारीख में बता दें, न तो नेता बहुजन समाज पार्टी में वहाँ कोई है, न नेता कोई समाजवादी पार्टी में है, नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में है। जी जी। सिर्फ अगर नेता ऐसे जोड़ ली बना, अब ऐसे बना लीजिए कि हाँ नेता ये है भाई, राजमणि जी देख ही रहे हैं 2 बार चुनाव जीत करके। अब उन जो नेतृत्व दे रहे हैं उनको नेता की गणना की जा सकती है, नहीं की जा, विधायक है इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधायक बनना एक अलग बात होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके वहां के लोगों का मान सम्मान करते हुए क्षेत्र का विकास करे, उसको कहते हैं नेता। उस क्षेत्र का विकास करे, एक इतनी सोच होनी चाहिए। कुरान में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास, हम तो कहना 2017 तक जो हमने विकास कर दिया, वो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, अब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है जो अपने आप हो रहा है, तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जैसे मान ली बिजली का मामला, कल विद्युतीकरण जैसे जहाँ जहाँ नहीं हुआ था वहाँ विद्युतीकरण कराया गया, तो उसमें माननीय विधायक जी का कोई रोल नहीं है। विधायक जी का रोल तो होता है, जैसे आप क्षेत्र को देख लीजिए, जैसे तमाम जगह पे रस्ते या पुल की जरूरत थी, लेकिन कोई नहीं हो पाया। हम लोग तो चलिए बड़े बड़े टॉस नदी में भी हमने पुल बनवाया 13 करोड़ रुपए की लागत से, और बेलन नदी में भी बनवाया, गुरमा नदी में भी बनवाया। 74 चेकडैम पूरे उत्तर प्रदेश में 11 चेकडैम बना था, लेकिन हमने सिर्फ कुरान की धरती पर 74 चेकडैम बनवाया था। सर, आज के चुनाव में जो है वो पैसे, दारू, मुर्गा या कहीं ना कहीं जाति और धर्म का चुनाव लोग लड़ते हैं। ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दा उसका ही नहीं है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? अब कारण तो मतलब है कि अब इस पर कह दिया जाए कि अब इसमें नेता की गलती है कि जनता की गलती है। जनता उस समय खुद जो चीज नहीं करना चाहिए, देखिए बात वास्तव में बेरोजगारी करना चाहिए, शिक्षा का करना चाहिए, स्वास्थ्य करना चाहिए, बिजली का करना चाहिए, पानी का करना चाहिए, जिससे क्षेत्र का मतलब वास्तविक विकास हो सके, जिससे सर्वांगीण विकास करते हैं। लेकिन होता क्या है, अब वर्कर छोड़ दीजिए, जनता भी चाहती है, वो भी उसी समय हो जाती है। कहीं जनता दारू पे मस्त है, तो कहीं साड़ी पे मस्त है, तो कहीं मुर्गे पे मस्त है। हम लोग भाषणों में कहा करते हैं कि वोट अपना एक अधिकार है, अब वोट को बेचा नहीं जाता है। बड़े मुश्किल से वोट का अधिकार मिला है, बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके एक वोट का अधिकार दिलाए हैं, और जिससे आज वो राजा पैदा, राजे कहा जाता है, जो विधायक चुन लिया जाता है काम दल के जो राजा है, क्षेत्र बढ़ रही है, वो राजा की तरफ बैठे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। तो वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वोट को ईमानदारी से तो ये है कि वोट आदमी को उसी को देना चाहिए वास्तव में जो क्षेत्र के पर चिंतनशील हो और विकास कर सके, उसको वोट देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ जैसे आदिवासी समाज लोग, देखिए आदिवासी समाज को आप कितना भी करिए, लेकिन वो ले दे करके कुल आदिवासी में रहेंगे, उनका वोट जाएगा तो ज्यादातर आदिवासी समाज में जाएगा, वो कितना भी अच्छा हो उनकी तरफ नहीं जाएगा, वो सिर्फ जात तक सीमित रहते हैं। कुछ समाज के लोग ऐसे, जैसे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के नाते भी मैं 3 बार विधायक था, उसके पहले भी विश्राम दास जी मानी विधायक थे। तो चूंकि वो एक जात तक सीमित रहते हैं, तो जो लोग खड़े हो जाते हैं, बोले 3 लोग उसी में बढ़ जाते हैं, कुछ उनके साथ चले गए, तो उनके साथ ऐसा नहीं है, कुछ तो हमारे साथ भी आते हैं जो सोचनी है, जो समझदार है, जो जानते हैं क्षेत्र का विकास, या पढ़ा लिखा है। वो दरअसल आदिवासी समाज में जो भी नेता पैदा हुए, वो आदिवासी समाज को मतलब शिक्षा पे ध्यान नहीं दिए। आज जो उसकी वजह है कि आदिवासी समाज को शिक्षा पे लोगों ने ध्यान देकर के उनको शिक्षित कराने का काम नहीं किया। वो सोचते हैं कि पढ़ लिख लेंगे, शिक्षा हो जाएगा, तो हम नेता कैसे माने जाएंगे, इस सोच के तहत काम कर रहे हैं लोग। हालांकि ऐसा नहीं है, जबकि सोचना चाहिए कि ये हमारे समाज के लोग हैं, इनके विकास के लिए हमें इन्हें शिक्षा देना जरूरी है। वास्तविक गरीबी देखिए नेता नहीं दूर करता, नेता तो बिजली दे देगा, सड़क दे देगा, पानी दे देगा, आपके मान सम्मान कहीं रहेगा, उसकी लड़ाई लड़ लेगा। लेकिन जो गरीबी होता है, वो घर में आप बच्चों को जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो पढ़ करके अच्छी शिक्षा लेकर के डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कहीं जॉब करेंगे, वकील होंगे, तो IAS PCS होंगे, तब जाकर के उनकी गरीबी दूर होगी ना। बाकी तो अगर तो चलता है तो काम चलाओ सरकार है, चलिए हम इनकी गरीबी दूर करें, गरीबी इससे नहीं दूर होने वाली, क्योंकि गरीबी तो देश के आजाद होने के बाद से ही गरीबी दूर किया जा रहा है। लेकिन
ले दे करके सब वहीं पड़े हैं। अच्छा सर, आपको कुराओं में जो है वो चक डैम और जो है ट्यूबवेल बनाने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। ऐसे में अभी जो काफी दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कोई चक डैम नहीं बना, तो क्या चक डैम की कोई जरूरत नहीं है अभी, अब बनाना बंद हो गया है? नहीं, जरूरत है जी। जरूरत है। हमारे हटने के बाद भी चेक डैम जो हमने लिख के दिया था, हमारे जाने के बाद भी लगभग 120 चेक डैम आए थे। अच्छा। लेकिन हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के विधायक है, उनका प्रयास ऐसा रहा कि 120 चेक डैम का नाबार्ड का पैसा, विश्व बैंक का पैसा वापस चला गया, नहीं हो पाया। तो आवश्यकता तो आज भी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा है, तो तमाम जो नाले हैं उन नालों में जब चेक डैम बन जाता है तो बरसात का जो पानी कलेक्ट होता है तो उसी से लोग सिंचाई करते हैं। हमने इसी मकसद से 74 चेक डैम बनवाया था, और 74 चेक डैम बनवाने के बाद और बिजली वहाँ उस क्षेत्र में दौड़ाने के बाद हमारा क्षेत्र वास्तव में धान का कटोरा तो कहा ही जाता था, लेकिन जो नदियों के किनारे अनाज पैदा होने लगा वो हमारे कार्यकाल के बाद से शुरुआत हुआ है। क्योंकि उसके पहले वहाँ पानी की सुविधा नहीं था, बिजली का सुविधा नहीं था, तो हमने चेक डैम बनवा करके सिंचाई की सुविधा दिया, बिजली दे करके उसमें बोरिंग के लिए या बिजली प्रयोग करने के लिए, दोनों से आज स्थिति खुशहाल है। सर, जो वर्तमान विधायक हैं उनका ये दावा है या उनका ये कहना है कि अब उन्होंने कई ऐतिहासिक काम कराया, जिसमें से ये अटल आवासीय जो विद्यालय है वो प्रमुख है, और बाकी तो कई सारी चीजों पे उन्होंने बात करी है, जैसे सड़क, पानी और बहुत सारी चीजों पे। एक अटल आवासीय योजना बना है जी, वो हम उनका प्रयास समझ लें या सरकार के खुद प्रयास जी, बाकी उनके प्रयास से तो कुछ नहीं हुआ जी। और रही बात है कि हम तो बता रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क जस के तस उसी तरफ बना पड़ा हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। और अटल आवासीय विकास योजना, अगर आप खुद समझ लीजिए, आप एक इंटरव्यू ले रही हैं या पत्रकार हैं, जो भी हैं, जब इतना बड़ा हम आवासीय योजना ले आ सकते हैं, तो ये कुराओं जैसे क्षेत्र में, कुराओं क्षेत्र इतना दूरस्थ फैला हुआ था कि जब हम पहली बार विधानसभा में बेजा विधानसभा के नाम से था, तो लोग कुराओं से चल करके मुझसे मिलने के लिए एक दिन पहले चला करते थे साइकिल से। तो हमारे दिमाग में आया, हम क्या क्यों न कुराओं को तहसील बनवा दिया जाए। हमने अपने प्रयास से कुराओं को तहसील बनवाया। तो अगर उनका इतना बड़ा प्रयास है, सरकार भी है, तो ये छोटा सा कुराओं में बड़ोखर पड़ता है, जो नगर पंचायत के लिए हल्ला भी हो गया, पेपरों में भी आ गया, लेकिन आज तक नगर पंचायत वहां नहीं बन पाया। तो उनके प्रयास से नगर पंचायत बन जाना चाहिए ना। कौन सा बहुत बड़ा काम था नगर पंचायत, लेकिन नहीं हो पाया। एक ब्लॉक की भी आवश्यकता है वहाँ कुराओं में। हाँ सर, ये क्वेश्चन हमारा भी था, ये भड़ोकर वाला, कि वहाँ पे नगर पंचायत जो है वो क्यों नहीं बन पा रही है, या उसके पीछे का क्या रीजन है। रीजन कुछ नहीं है, जब प्रयास नहीं हो रहा है, सफल प्रयास होगा तभी तो बनेगा ना। ऐसे कौन बना देगा, उसके लिए तो प्रयास किया जाता है ना। चिट्ठी लिख देने से, लेटर लिख देने से क्षेत्र का विकास नहीं होता, उसके लिए जाना पड़ता है। हम लोग भी राजनीति किए हैं, और हम चपरासी से लेके IAS तक मुलाकात करते थे, मेहनत करते थे, तब जाकर के इतना विकास हुआ है। उठा लीजिए सर, अगर कुराओं की जनता आपको विधायक चुनती है तो आप कुराओं के लिए क्या करना चाहेंगे? जनता वहाँ चुनती है तो कुराओं के लिए तो हम वही करेंगे जो पहले किए थे। कुराओं में जो मूलभूत समस्याएं हैं, फिर उस पर नजर डालना पड़ेगा कि कहाँ सड़क की आवश्यकता है, कहाँ पानी की आवश्यकता है, कहाँ चेक डैम की आवश्यकता है, कहाँ बिजली की आवश्यकता है, कहाँ शिक्षा की जरूरत है, कहाँ स्वास्थ्य अस्पताल की जरूरत है। और मूलभूत समस्याएं यही है, और इन्हीं चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आदिवासी है उनका विकास कैसे होगा, उनके लिए कौन सी योजना। आदिवासियों का जो जीवन स्तर है वो उसमें अभी भी सुधार नहीं आई, तो ऐसे में क्या क्या वजह मानते हैं आप इसकी, मतलब सरकार जो है इस क्षेत्र में प्रयास क्यों नहीं कर रही? देखिए, सरकार, आपसे क्लियर बता दिया जाए, इसमें कहीं से वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ सरकार के प्रयास से कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार के साथ साथ हमें खुद तैयार होना पड़ेगा ना। सरकार ऐसी गरीबी क्या दूर कर देगी। सरकार, मानिए अगर विधायक जी का कहना है कि हमने इतना ऐतिहासिक काम किया, अटल जी आवासीय योजना विद्यालय लाया,
तो उनका ये प्रयास होना चाहिए ना कि उनके क्षेत्र में जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं उस अटल आवासीय योजना में शिक्षा ले। जब बेचारे शिक्षा नहीं पाएंगे, वो प्रतापगढ़, लखनऊ, बाना, महोबा, चित्रकूट के लोग वहाँ शिक्षा लेंगे तो उस विद्यालय की स्थापना से क्या मतलब है? बताइए हमको जरा, आप बताएं कि जिस चीज को भाई, जैसे हमने अपने प्रयास से मेजा में सबसे बड़ा काम किया कि एनटीपीसी लाया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो मेजा में है वो हमारे प्रयास का नतीजा है। और आज यहाँ के भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी बड़े बड़े पैमाने पर विकास हो गया। कोणार्क देख लीजिए आप, कोणार्क में कुछ नहीं था, देखिए कोणार्क में चारों तरफ बाजार लग रहा है, जमीनें कितनी महंगी हो गई। तो हम अटल आवासीय योजना विद्यालय को लाए हैं तो उसके लिए हमें अपने क्षेत्र के बच्चों को तो भी पढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे भी जाकर के वहाँ पढ़े, तब तो कोई मतलब नहीं करता है। तो उनका स्तर उठाने के लिए हमको देखिए सीधी सी बात है कि उनको शिक्षित करना पड़ेगा। जब तक हम उनको शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं करेंगे तब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं संभव है। सरकार क्या करेगी? सरकार तो यही करेगी ना कि आपकी सड़क दे देगी, पानी दे देगी, बिजली देगी, यही तो करेगी ना, जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करेगी। बाकी तो हमें अपने आप सोचना पड़ेगा ना। भाई खाना अगर आपके घर में बन के रख दिया जाए और थाली में आप सामने रख दिया जाए तो सीधी सी बात है कि हम हाथ लगाएंगे, उठाएंगे, खाएंगे तभी तो पेट में जाएगा, नहीं तो पड़ा रह जाएगा। आजकल यहाँ लोग इस तरीके से हो गए हैं कि वो जैसे, अब वैसे देख लीजिए, सपोर्ट करिए जैसे गंदगी, अब आखिर में घर के लोग गंदगी दूर करके, मतलब झाड़ू पोछा लगा करके, अब वो सरकार इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि घर घर कूड़ा लेने लोग आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है ना। इसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं कि वो पन्नी में भरे कूड़ा उठाकर कहीं भी फेंक दे। तो अब वो सरकार क्या करे? इतना तो खुद हमें डेवलप करना पड़ेगा माइंड को ना। तो हमें अपनी गरीबी दूर करने के लिए हमें खुद अग्रसर होना पड़ेगा, हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। सर, सपा जो है वो पीडीए के साथ 2024 जो लोकसभा चुनाव था उसी तरह से जो है 2027 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की उम्मीद रखती है। ऐसे में क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना तो उनका जो प्रयास पीडीए का जो प्रयास था 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो ये अलग परिस्थितियां इन लोगों ने पैदा कर दिया था। वोट जो बढ़ने का कारण था वो एक अलग परिस्थितियां, मतलब झूठ बोल करके कह लीजिए या लोगों को लुभाने के लिए कि संविधान को खतरा है, संविधान को है, तो वो संविधान का इतना संविधान को फोकस कर दिए कि लोग पिछड़ी जात से लेकर के शेड्यूल कास्ट तक के लोगों का वोट जो है पीडीए को पड़ गया। जीत का कारण ये है इतना। अच्छा। और कोई ऐसा नहीं कि इनकी सोच ऐसी है या इनका प्रयास ऐसा था। न संविधान में संशोधन हो रहा है, न संविधान बदला जा रहा है। इतनी मेहनत संविधान बना है तो इतना आसान कोई दिमागदार नहीं है कि कौन संविधान बदल देगा। लेकिन लोगों को वोट लेना है तो कुछ भी कर दें। उसी तरह से संविधान का एक नारा देकर के वो वोट हासिल किया गया। बाकी अब वो स्थितियां नहीं है। जो कुछ वहाँ है सपा ही है, भाजपा। और वहाँ कांग्रेस क्या है? कांग्रेस 2002 में कांग्रेस कौन सा है? सर, 2027 चुनाव में सपा की जो है सरकार बनने की आप कितनी संभावना देखते हैं? देखिए, सरकार बनने की संभावना तो हम बिल्कुल नहीं देखते हैं जी। विधायक बढ़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं जी, वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से इतना उब गए हों कि लोग वोट देना ना पसंद करें। इसलिए अभी सरकार तो हम नहीं कह सकते, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा सर, भाजपा पे जो है वो हमेशा धार्मिक ध्रुवीकरण का जो है आरोप लगता है। क्या भाजपा सच में इतनी कमजोर है कि बिना हिंदू मुस्लिम के राजनीति नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो देखिए, एक तो कुछ तो लोगों के पास जब कहने के लिए नहीं है तो एक तो हम कह करके लोगों को उकसाते हैं या बरगलाते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो ये तो हर आदमी को अब कह दीजिए बहन जी कह करके दलितों का वोट लेते हैं, अखिलेश यादव कह करके यादव का वोट लेते हैं। तो वो तो एक दल है और एक लोगों के वोट लेने की अपने अपने क्राइटेरिया है या लोगों को प्रभावित करने के लिए बात है। जैसे 2024 में हमने देखा कि संविधान का नारा दे करके वोट को ही तो प्रभावित किया गया है। बाकी उससे जीतने के बाद जो भी सांसद बना, क्या वो
इस पे कोई बहस कर दिया या कोई संविधान पे वहाँ लोकसभा में कोई बिल पारित करा दे, कुछ नहीं किए। तो वैसे है, ये तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए है, ऐसा नहीं है। धार्मिक उन्माद होता तो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली रहती, ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी 2027 का जो चुनाव है वो आप कुरान से ही लड़ेंगे, क्योंकि 12 विधानसभा में भी आपके नाम की चर्चा हो रही है। नहीं, 12 विधानसभा तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कुरान की धरती, अब कुरान के लोग आज भी हमें विधायक चाहे जो हो, लेकिन नेता के रूप में हम ही देखते जाते हैं। जी जी। तो हम नहीं कह रहे हैं, क्षेत्र की जनता कहती है जी। तो हम एक एक गांव, एक एक बस्ती, एक एक कुरबा, जहाँ भी हर समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुर्मी समाज के हो, कुशवाहा समाज के हो, पाल समाज के हो, हमारे खुद समाज के लोग मतलब ये तो कंफर्म है कि आप कुरान से ही? हाँ, कुरान से लड़ेंगे, और कंफर्म है कुरान से ही लड़ेंगे, कुरान से विधायक। जी। सर अब एक हम फायर राउंड हमारा है, उसमें जो है आपको मैं कुछ भी आपको एक शब्द दूंगी, उससे आपको एक या दो शब्द में आंसर करना होगा, या हाँ और नहीं में। तो मेरा पहला नाम राजमणि कौल। नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि 2 बार से प्रतिनिधित्व का काम कर रहे कुरान में, लेकिन लोगों के मान सम्मान और विकास के लिए कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया। आरती कौल। आरती कौल कोई नेता नहीं है। मायावती। मायावती है तो भाई आदरणीय बहन जी सुश्री मायावती जी, वो तो बहुत अच्छे नेता थी। अब आज उनके विचारों में परिवर्तन हो गया है, इसलिए जो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अब नेता तो वही है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो दल की राजनीति है थोड़ा वो आपको नहीं समझ में आती। केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य तो भाई हमारे सम्मानित नेता है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उनसे मिल करके अपने प्रयास से नहीं, वो बड़े पैमाने पर विकास कुल तमाम चीजें कर रहे हैं। 2027 में बसपा की सरकार होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भरोसा है या नहीं? है। राजबली जैसा चाहते हैं कुरान में कल कारखाने लगे? बिल्कुल चाहते हैं लगे। आशीष पटेल। अब आशीष पटेल एक दल के नेता है, उनका अपना विचार है। जी। कुरान से अब तक के सबसे सफल विधायक राजबली जैसल रहे? अब हमें तो लगता है कि उनसे सफल कोई रहा नहीं, तो कोई विकास किया। जी। अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्री किसे मानेंगे आप? अब सबसे सफल मुख्यमंत्री तो हमने बताया ना कि सफल मुख्यमंत्री या तो बहुत पहले मतलब आदरणीय बहन जी भी थी 2007 से 12 तक, उसके बाद आज के परिवेश में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री सफल हैं। सर आप कुरान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुरान की जनता को संदेश देना हम ये चाहते हैं कि कुरान की जनता को कम से कम आज के तारीख में, आज के परिवेश में ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे कुरान क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में हम किसको चुने जो वास्तव में इस कुरान की धरती के लिए एक नया आयाम दे सकता है, क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकता है, जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़क हुआ, चेक डैम हुआ, प्लास्टिक प्रूफ हुआ, और शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जो ध्यान दे उसको वोट देना चाहिए। बिल्कुल। सर हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपने अपना समय बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें लोगों तक पहुंचेगी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ राजबली जैसल जी से जिन्होंने हमसे बातचीत की, काफी सारे विषयों पे बातचीत की और हमें बताया कि किस तरह से वो पिछले जो 10 सालों में उन्होंने कुरान की जो है वो विकास देखा है कुरान का, और क्या चीजें रही हैं। उन्होंने ये भी हमसे बताया कि जहां से उन्होंने काम छोड़ा था वो काम वहीं से रुके हुए हैं, और अगर वो 2027 में विधायक चुने जाते हैं तो उस पे काम करेंगे। और बहुत सारे विषयों पे उन्होंने हमसे बातचीत की कि किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और इन सारे विषयों पे काम करने की जरूरत अभी भी है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल एमटी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जल्दी सुप्रिया के साथ। धन्यवाद।